हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल का जो वीडियो आया था, कल हम लोगों ने ताज के शासन की शुरुआत कर दी थी। तो ताज के शासन में आपके ज्यादा से ज्यादा एक्ट और अधिनियम आए हैं, इस वजह से उसे दो पार्टों में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। और आज का जो वीडियो है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक चीज बतानी है कि जो कल का वीडियो था, जितने लोग ना देखे हों वो वीडियो आप लोग जरूर देख लें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो उससे इस पार्ट को आप लोग रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी अधिनियम आएंगे उससे रिलेटेड होंगे, तो उससे कनेक्ट करके पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल का जो वीडियो था, लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और उसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया था वीडियो। तो आज का जो वीडियो है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है तो उसके बाद क्या होता है कि नया एक तरह से भारत का पूरा कानून ही नया हो जाता है, संविधान पूरी तरह से नया हो जाता है। तो उसकी जांच के लिए ब्रिटिश संसद की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक आयोग भारत में भेजा जाता है। जो फेमस आयोग है, आप लोगों को पता होगा, उसका नाम क्या था, साइमन आयोग। और साइमन आयोग उसका नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि जिनकी अध्यक्षता में वो आयोग बनाया गया था उनका नाम ही था सर जॉन साइमन। तो वो आया था नए कानून की समीक्षा करने, उसका भारत ने पूरी तरह से बहिष्कार किया था। यहाँ की जो राष्ट्रवादी पार्टियां थी, राष्ट्रवादी लोग थे, कांग्रेस थी, सबने साइमन आयोग का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उसमें 7 मेंबर थे और 7 के सातों अंग्रेज थे, और एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण साइमन आयोग का भारत से बहिष्कार किया गया। इसी की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी, उन पर लाठी चार्ज किया गया था। ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री की बात है, हम लोग उसमें देखेंगे। लेकिन आज साइमन आयोग की हम लोग हल्का सा छोटा मोटा देख लेते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले साइमन आयोग। ठीक है, और ये साइमन आयोग आया कब था? 1927 में, 1927 में साइमन आयोग भारत आया था। तो इसकी जो विशेषताएं हैं एक दो, उसे हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। क्या था कि मैंने अभी बताया कि जो नया कानून बनाया गया था उस कानून की समीक्षा करने के लिए, देखिए, नए कानून की समीक्षा करने के लिए नए कानून की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक आयोग भेजा, आयोग का गठन किया, उसे भारत भेजा, एक आयोग भेजा। किसके नेतृत्व में? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। और इन्हीं के नाम पर मैंने, जैसा कि आप लोगों को बताया, इसका नाम साइमन आयोग पड़ा, सर जॉन साइमन के माध्यम से। ठीक है, तो जब साइमन आयोग आया तो इसका बहिष्कार किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज ही थे। नोट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि बड़ी लगन और मेहनत के साथ मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं और लिख के बताता हूं, जिससे कि आप लोग नोट्स बना ले। जैसा कि कोई भी कोचिंग वाले इस तरह से नहीं करते कि आप लोगों का नोट्स भी साथ में तैयार करवाएं। क्या था कि जो यह आयोग आया था इसमें 7 अंग्रेज थे, और इसके तहत क्या होता है कि इसके कोई भी आयोग अगर आता है तो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? अपनी रिपोर्ट 1930 में इसने पेश की थी। यही पूछता है कि जो साइमन आयोग आया था उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। ठीक है, और इस आयोग के तहत कुछ प्रावधानों को, इस आयोग में जो प्रावधान दिए गए थे उसमें से कुछ प्रावधानों को 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। 1935 के अधिनियम में
शामिल किया गया था। देखिए क्या है ना कि इसकी अपनी अलग उपयोगिता है, अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइमन आयोग अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे चल के, जब संविधान पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा संविधान के तहत साइमन आयोग को विस्तृत रूप में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन इतना जानना जरूरी था, क्यों? क्योंकि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके बाद साइमन आयोग भारत एक बार आता है। तो आइए इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग देखेंगे एक और चीज आती है। क्या थी वो? सांप्रदायिक अवार्ड, जिसके तहत दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और उसके तहत क्या था? गांधी जी ने अनशन किया था। कहा? उस समय वो पूना की यरवदा जेल में कैद थे। तो वहीं पर उन्होंने जब पता लगा कि क्या था, देखिए मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताता हूं कि सांप्रदायिक अवार्ड सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। यार ये रफ क्यों नहीं करता मैं? देखिए सांप्रदायिक अवार्ड, इसके नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि अंग्रेजों की ये चाल थी, फूट डालो राज करो वाली, सांप्रदायिकता के तौर पर। 1927 में साइमन आयोग आया और 1932 में क्या हुआ? सांप्रदायिक अवार्ड क्या था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, कौन? क्लीमेंट एटली। उन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया, एक अवार्ड निकाला। उसका नाम क्या था? सांप्रदायिक अवार्ड। इसके तहत क्या किया गया था कि पृथक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत की गई। कैसे? पहले क्या था कि जो पादरी लोग थे, जो ईसाई थे, और यहाँ तक कि जो एंग्लो इंडियन थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सबको अलग अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। लेकिन ये उसमें क्या था कि दलितों को इससे दूर रखा गया था, दलितों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। तो क्या करते हैं ये क्लेमेंट एटली जी, जो अवार्ड लेके आते हैं कम्युनल अवार्ड, ये इसके तहत उन्होंने दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। तो गांधी जी भारत की एकता के प्रतीक माने जाते थे। तो उन्हें क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा हताहत हुए यरवदा की जेल में, पूना की यरवदा जेल में वो थे। जब उन्हें पता लगा कि सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई है भारत में, तो उन्होंने क्या किया कि वो अनशन करने लगे वहीं यरवदा की जेल में ही, पूना की यरवदा जेल। बार बार रिपीट कर रहा हूं, पूछता है कि पूना की यरवदा जेल में उन्होंने अनशन कर दिया कि ये इस तरह से दलितों को हमारे समाज से पृथक करने का एक तरीका है अंग्रेजों का। तो उससे क्या था कि दलित खुश हुए थे। लेकिन जब उन्होंने अनशन किया तो गांधी जी को भी मनाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो हमारे मुख्य नेता थे एक तरह से स्वतंत्रता सेनानियों में। तो क्या हुआ कि उसी जेल में, यरवदा जेल में ही, पूना की दलितों के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के बीच एक समझौता होता है। तो उस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस समझौते को? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और ये दलितों के नेताओं के बीच में जो समझौता होता है। क्यों? सांप्रदायिक अवार्ड की वजह से गांधी जी ने अनशन किया पूना की यरवदा जेल में, तो वहीं पर समझौता होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं पूना एक्ट या पूना समझौता। ठीक, आइए इसी को हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नाम क्या था उनका? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने इसकी घोषणा, चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखूंगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। किसके लिए? सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन को बढ़ावा देने के लिए। मैंने जो अभी लेक्चर दिया उससे आप लोगों को यह चीज क्लियर हो रही होगी। सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन को बढ़ावा, दलितों को भी, मुख्य पॉइंट यही है, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया।
दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और इसी के तहत होता है पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में गांधी जी का अनशन। इसमें गांधी जी का अनशन इसमें संशोधन के लिए, वो ये नहीं कर रहे थे कि आप मत लाओ, वो संशोधन की मांग कर रहे थे कि आप ले आओ सांप्रदायिक अवार्ड, आप ले आओ कम्युनल अवार्ड, लेकिन हमारे दलित भाइयों को हमसे अलग मत करो। ठीक, यरवदा जेल में गांधी जी का अनशन। फिर वहीं पर होता है क्या, पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना समझौता किस किस के बीच में, दलित नेताओं तथा कांग्रेस के बीच में। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस है उस समय की, आज की राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं। ठीक, तो इतना फैक्ट था सांप्रदायिक अवार्ड से। इसमें इंपॉर्टेंट था पूना पैक्ट। ये पूछता है पूना पैक्ट कब किया गया, क्यों किया गया। 1932 में हुआ था सांप्रदायिक अवार्ड के संशोधन में विरोध के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 1935 का भारत शासन अधिनियम। चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को, अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। देखिए, अब आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारी चीजें उठा के आपके वर्तमान संविधान में ऐड की गई हैं, तो इसलिए इसे आप लोग गौर से देखिएगा। इसके तहत काफी सारी इसकी विशेषताएं हैं, तो उसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। इसकी मुख्य विशेषता पहचान यही है कि जब यह अधिनियम लाया गया भारत शासन अधिनियम के नाम से, तो इसमें काफी सारे चेंजेस हुए, और उन चेंजेस की वजह से जो भारतीय संविधान बना, आपका संविधान सभा का गठन हुआ कब, 1946 में। तो उस समय जो संविधान बनाया गया उसमें यहाँ की काफी सारी चीजें उठा के डायरेक्ट रख दी गई हैं बिना किसी संशोधन के। तो इसकी इंपॉर्टेंस अपनी अलग है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था। देखिए, सबसे पहला अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, और जिसे राज्यों और जिसमें राज्यों और रियासतों को, क्योंकि उस समय राज्य और रियासत में भारत बटा हुआ था, राज्यों और रियासतों को एक इकाई माना गया। मतलब कि दोनों को एक ही माना गया। राज्यों और रियासतों को एक इकाई माना गया। ठीक, और इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा इकाइयों, कौन सी इकाइयों, प्रांतीय और ये जो आपकी राज्यों और रियासतों की इकाइयों को, केंद्रीय तथा प्रांतीय इकाइयों को इकाइयों के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया। अधिकारों का बंटवारा किया गया किसके तहत, उसके तहत 3 अनुसूचियां लाई गई। तीनों अनुसूचियों में अलग अलग प्रावधान किए गए। वो अनुसूचियां कौन कौन सी थी आपकी, पहली संघ सूची, इसमें कितने विषय, 59 विषय, जिस पर सिर्फ केंद्र काम करेगा। ये उस समय की बात बता रहा हूं, आज सब डिफरेंट है, विषय सारे चेंज हो चुके हैं। संघ सूची और राज्य सूची के तहत कितने विषय थे, 44 विषय,
उसके बाद एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 36 विषय, लेकिन इस पर क्या था, ये दोनों के लिए था, संघ और राज्य दोनों के लिए था। ठीक, और काफी चेंजेस जो हुए थे प्रांतों में, द्वैध दोहरा शासन जिसे कहते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। जो प्रांतों में द्वैध शासन था उस शासन को खत्म करके एक प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक, कि वो उसका एक ही शासन होगा जो लागू होगा केंद्र के द्वारा। और इसके बाद क्या बदलाव होता है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, प्रांत से हटके केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने जाना है कि आरबीआई का गठन कब किया गया था, 1935 के एक्ट के तहत, तो वो भी इसी में शामिल किया जाता है कि मुद्रा तथा साख के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक, और एक चीज और इसमें आता है, 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। तो 1935 के अधिनियम से इतने सारे फैक्ट थे। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इसी के तहत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो आज हम लोग पढ़ते हैं उसका निर्माण किया गया और द्वैध शासन की समाप्ति हुई प्रांतों में और केंद्र में इसकी शुरुआत कर दी गई। और मुद्रा तथा साख के नियंत्रण के लिए किसका गठन किया गया, आरबीआई का, और एक संघीय न्यायालय का गठन किया गया। चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, सारी फैक्ट कहां से मैंने उठा के रखे हैं, जो आप लोग जानते होंगे कि यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक फेमस बुक है, भगवत गीता जाना जाता है उसे, किसके लिए, संविधान के लिए, भारतीय संविधान के लिए। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक और एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, क्योंकि वहीं से मैंने भी पढ़ रखा है ये सब। ठीक है, तो आप लोग वो बुक भी प्रिफर कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं साथ में, अगर आप लोगों के पास हो, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए चीजें क्लियर हो जाती है। मुझे यहाँ एसएससी, बैंक, रेलवे वालों सबको लेके चलना पड़ता है एक साथ में, इसलिए सारी चीजें फैक्ट के तौर पर बताता हूँ। विस्तृत तौर पर अगर आप लोगों को जानना है तो एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ उसके बाहर से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करिए। देखिए क्या होता है, जब आप लोगों का प्यार मिलता है ना तो पढ़ाने के लिए एनर्जी और मिलती है। बाकी पढ़ा तो रहे ही है हम। आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या, भारतीय एक मिनट यार, भारतीय, ये लास्ट अधिनियम है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, इस पर हम लोग करने वाले हैं बात। क्या था कि 20 फरवरी 1945 को, 20 फरवरी 1945 को क्लेमेंट एटली जी ने क्या की, घोषणा की। क्लेमेंट एटली जी ने घोषणा की कि अब क्या होगा कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, भारत को
स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब भारत पर इस हमारा अधिकार खत्म होने वाला है। और वो कब करेंगे हम लोग? 30 जून 1947 को भारत से पूरी तरह से ब्रिटिश शासन को हम हटा लेंगे। कौन कहता है? क्लीमेंट एटली जी, जो वहां के पीएम थे। तो क्या होता है, ये इन्होंने घोषणा की 20 अगस्त 1947 को कि 30 जून 1947 से यहां से ब्रिटिश का शासन खत्म होगा, हम भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे। फिर आती है 3 जून वाला वो काला दिन। मैंने काला दिन क्यों बोला 3 जून को? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन का प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियनों को अलग अलग राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। हमारे भारत को विखंडित कर दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है, सॉरी, खंड खंड करके इसके दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया जाता है, एक पाकिस्तान और एक भारत के रूप में। यही चीज थी सांप्रदायिकता। अगर सांप्रदायिकता भारत में न आई होती, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की ओर बढ़ावा दे के नहीं किया गया होता, सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ाया गया होता, हमारे मुस्लिम भाई जो थे, हिंदू भाई थे, सब एक होके अगर रहे होते, तो आज क्या होता कि हमारा भारत एक अखंड भारत होता, जो पाकिस्तान भी हमारे भारत का एक हिस्सा होता। तो बुरा लगता है चीजें सोचकर, जब बातें पढ़ते हैं तो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि भारत का विभाजन कर दिया। तो उस योजना को किस नाम से जानते हैं? माउंटबेटन योजना के नाम से। और वो 3 जून 1947 को लाई जाती है। तो यहां से फैक्ट बनता है। और इसके तहत क्या होता है कि भारत में वायसराय की जो पदवी होती है उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद ब्रिटेन में जो भारत के सचिव का पद सृजित किए थे हम लोग पिछले एक्ट में, जो भारत का एक सचिव ब्रिटेन में बैठाया गया था भारत के सचिव के रूप में, उसके पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। और जो भारत के शासक थे उनके नाम में से, शाही उपाधि में से सम्राट का नाम हटा दिया जाता है। तो आइए यही सारी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होता है। बीस फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। मैं चीजें बहुत अच्छी तरीके से लिखूंगा। ने घोषणा की 30 जून 1947 से पूरी तरह ब्रिटिश सत्ता हटा ली जाएगी। ठीक, हटा ली जाएगी। कौन कह रहा है? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जी कह रहे हैं 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1947 से भारत से पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता को हटा लिया जाएगा। ये चीजें इन्होंने कहा, लेकिन एक फैक्ट इन्होंने रखा। इन्होंने फिर क्या कहा कि जो हमारे भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, उसके तहत जो संविधान बनाया गया था उसे मानने के लिए काफी राज्य तैयार नहीं थे। तो इन्होंने कहा था कि जो राज्य इस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे उस राज्य में इस संविधान को लागू नहीं किया जाएगा। तो ये एक फैक्ट निकल के आता है। ठीक, 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा लागू किया गया संविधान, ये कौन बोल रहा है? वही बोल रहे हैं क्लीमेंट एटली जी। संविधान उन प्रांतों पर लागू नहीं होगा जो इससे इनकार कर रहे हैं, जो इसे अस्वीकार कर रहे हो। ठीक, ये फैक्ट इन्होंने दिया। यही तो है विभाजन का रास्ता धीरे धीरे
खुल रहा है। ठीक, तो क्या होता है कि 3 जून 1947 को उसी समय के वायसराय थे कौन? अभी मैंने बताया लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश की। क्या की? विभाजन की योजना पेश की। तो इस योजना को क्या कहते हैं? 3 जून 1947 की विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। क्या? एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। माउंटबेटन योजना कहते हैं। ठीक, 3 जून 1947 की विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है आपके एग्जाम में कि जो माउंटबेटन योजना किसे कहते हैं, या भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसी के तहत किया गया था। अब हम लोग फैक्ट देखेंगे। इसके तहत फैक्ट क्या आए थे? वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जो फैक्ट है मैं ऊपर लिख देता हूं। ब्रिटेन में स्थापित भारत के सचिव का पद, भारत के सचिव का पद अब समाप्त कर दिया जाता है। पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय का भी पद समाप्त कर दिया गया, भारत के सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया, और शाही उपाधि से सम्राट शब्द हटा दिया गया। सम्राट शब्द हटा दिया गया। तो इस तरह से क्या होता है कि 14-15 अगस्त की रात, अगस्त की मध्य रात्रि में भारत को आजादी मिलती है, जब पाकिस्तान का भी विभाजन हो जाता है। कि मध्य रात्रि में स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। तो इस तरह से इतनी सारी प्रक्रियाओं से होते हुए हमारा भारत 14-15 अगस्त की रात 1947 को पूर्णतः स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थिति में आया। अर्थात भारत को आजादी मिली अंग्रेजों से, और पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को उसका गठन किया गया था, और भारत 15 अगस्त को। तो इतनी सारी चीजें थी आपकी। आज से हम लोगों का भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक तरह से खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पीछे के जितने लेक्चर होंगे आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो लोग सारे वीडियो ना देखे हों, खास करके इसका, आप लोगों को भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के बारे में भी मैंने काफी अच्छी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दे दी हैं। तो उसका भी जितने सारे वीडियो हैं आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देख सकते हैं। अभी उनमें और वीडियोस आएंगे, लेकिन मैंने देखा कि काफी सारी कमेंट आ रहे थे कि सर आप पॉलिटी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्जाम लगने वाले हैं, तो इसलिए मैंने पॉलिटी को शुरू कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे आप लोग। अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट्स
जरूर प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, तो अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग।